चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना की। देश में कोरोना पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। बीते 24 घंटे में 89,019 केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना की वजह से 713 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 713 लोगों की कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। 89,019 केस आए हैं बीते 24 घंटे में। राहत की एक बात इतनी है कि 44,176 लोग ठीक भी हुए हैं इस 24 घंटे में। सिर्फ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पर 47,913 केस आए हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इसके बाद कर्नाटक में 4,991, छत्तीसगढ़ में 4,174, देश की राजधानी दिल्ली में 3,594 केस सामने आए, तमिलनाडु में 3,290 केस सामने आए, उत्तर प्रदेश में 2,953 मामले सामने आए हैं, पंजाब में 2,873 केस, मध्य प्रदेश में 2,777, गुजरात में 2,640, केरल में 2,508 केस सामने आए हैं। तो उन राज्यों की स्थिति आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखें। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, सबसे ज्यादा मामले जो सामने आए हैं वो महाराष्ट्र में। इस वक्त कोरोना की स्थिति क्या है, अब तक की क्या स्थिति रही है, वो आप देख सकते हैं। कुल मामले जो हैं 1,23,91,129, एक्टिव केस 6,55,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं इस वक्त देश में। ठीक हुए लोगों की संख्या 1,15,67,060 हो गई है और जो कुल लोगों की जान गई है वो 1,64,141 लोगों की अभी तक मौत हुई है। अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में भी कोरोना पूरी तरीके से अब बेकाबू होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 1,422 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 2 लोगों की प्रदेश में मौत हुई है। किन किन जिलों में केसेस आए हैं ज्यादा वो भी आपको बताते हैं। कोटा में सबसे ज्यादा 195, फिर जोधपुर में 188 और प्रदेश में इस समय जो एक्टिव केस है वो 10,000 से ज्यादा हो चुके हैं। 10,484 एक्टिव केस हैं प्रदेश में। अब देखिए कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और राजसमंद की स्थिति यह है जो केसेस सामने आए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं किन किन जिलों में कितने कितने मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। सबसे ज्यादा मामले कोटा में 195, जयपुर में 188 केस, जोधपुर 175, चित्तौड़गढ़ 65, राजसमंद 44, डूंगरपुर 108, भीलवाड़ा 26, अलवर 37, अजमेर 83, उदयपुर 136 केस सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में 10,484 एक्टिव केस है। अब हम पिछले 5 दिनों की स्थिति आपको अगर दिखाएं, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च के बाद आप देखें लगातार मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। 31 मार्च को जो कोरोना का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ है वो आज भी बढ़ता ही जा रहा है। ये आप देखें कोरोना का ग्राफ जो प्रदेश में पिछले 5 दिनों में बढ़ा है। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यहां पर 13 छात्र और 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और डीयू सेंट स्टीफेंस कॉलेज के 13 छात्रों को कोरोना हुआ है। कॉलेज के 2 कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आए हैं। एजुकेशन टूर पर हिमाचल प्रदेश ये छात्र गए थे। डलहौजी से लौटने के बाद कोरोना की जांच हुई और इसमें ये छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज सेंट स्टीफेंस कॉलेज के 13 छात्रों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। 2 कर्मचारी भी इसमें पॉजिटिव मिले हैं और ये सभी एजुकेशन टूर पर हिमाचल प्रदेश गए थे। डलहौजी से लौटने के बाद इनकी जांच की गई तो फिर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है।
और वही बात जोधपुर के आईआईटी की कर ले तो यहां पर कोरोना का एक तरीके से विस्फोट हुआ है। आज यहां पर 12 छात्र संक्रमित मिले हैं। कुल संख्या जो है वो 56 हो गई है। और पूरे शहर की अगर बात कर ले जोधपुर की तो 175 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 12 केस जो हैं वो आईआईटी जोधपुर में सामने आए। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश शर्मा जयपुर से, चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से और शाकिर अली कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। शाकिर, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से कोटा से मामले सामने आए हैं वो डरा रहे हैं कहीं ना कहीं। ये देखिए, बिल्कुल अभिषेक, अप्रैल का जो महीना है वो खतरनाक साबित हो रहा है। जो पिछले साल नवंबर महीने में जिस तरह से पॉजिटिव रोगी आ रहे थे हर रोज, उसी तरह से अप्रैल के शुरुआती जो 2 दिन है उसमें ही 334 केस सामने आ चुके हैं और आज तीसरा दिन है। अब शाम तक जो रिपोर्ट आएगी उस पर क्या होगा। लेकिन इस बीच जो है लगातार प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन लापरवाहियाँ जो है वही भारी पड़ रही है। अभी भी जो है कई सारे लोग जो है गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। टेस्टिंग जो किया जा रहा है उसकी बात करें तो हर 15वां शख्स जो है सैंपलिंग वाला वो पॉजिटिव आ रहा है। 2500 जो कल टेस्टिंग हुए थे उसमें से जो पॉजिटिव रोगी आए हैं उसमें उसकी तादाद की अगर हम बात करें तो हर 15वां जो सैंपल है वो पॉजिटिव मिला है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाहियाँ हैं अभी भी कई जगहों पर, सब्जी मंडी की बात कर लें या बाज़ारों की बात कर लें या कहीं कोई फंक्शन हो रहे हैं चोरी छुपके से, तो उसमें भी जो है गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है और उसी का नतीजा है कि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अब सख्ती कर दी गई है। कल भी एक सैलून की जो दुकान थी उसको सीज किया गया 1 दिन के लिए, ताकि मैसेज जा सके दुकानदारों में कि अगर गाइडलाइन की पालना नहीं की गई तो इस तरह की कार्रवाइयाँ भी की जाएगी। 2 प्राइवेट स्कूलों को भी जो है 2 दिन पहले सीज किया गया था जिला प्रशासन के द्वारा कनवास क्षेत्र में, और यहाँ भी जो है नाइट कर्फ्यू लागू है। पुलिस की टीमें 9 बजे बाजार को बंद करवा देती है, लेकिन उन सब के बावजूद दोपहर में जो खुलापन है, दोपहर की जो छूट है, उसका जो है लोग दुरुपयोग कर रहे हैं या यूँ कहें लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है और उसी की वजह से ये पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अस्पताल में कोविड हॉस्पिटल जो है उसमें अब इंतज़ामों को और दुरुस्त किया जा रहा है। बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है क्योंकि दूसरी लहर में 891 एक्टिव केस अब तक कोटा में हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो अब दूसरे लहर जो चल रही है उसमें अगर अब भी लोग आमजन अगर लापरवाहियां बरतते रहेंगे तो इसमें इजाफा होता चला जाएगा। यही है कि लापरवाही लोग बरत रहे हैं और उसका खामियाजा जो है पूरा देश किस तरीके से भुगत रहा है ये भी देखने को मिल रहा है। राकेश, आपसे जयपुर की स्थिति समझना चाहेंगे कि क्या लोग ये टीकाकरण को क्या लोग ये मान करके बैठ गए हैं कि हाँ कोरोना की दवाई आ गई है, इतनी लापरवाही आखिर क्यों? और बिल्कुल देखिए अभिषेक, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर आई है, इस लहर में चूंकि ये इसमें एसिम्टोमेटिक है, इसमें सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं। 93% केस ऐसे हैं जिनमें लोगों में इस बार लक्षण ही नजर नहीं आ रहे। यानी ये इस तरह का इस बार जो लहर है उसमें ये पता नहीं है कि अगर हम 2 लोग साथ खड़े हैं, एक पॉजिटिव है तो उसमें बिना किसी लक्षण के भी वो पॉजिटिव है। और रिकवरी रेट भी इस बार बहुत धीमी है। तो इसके कारण इस बार की लहर बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। प्रशासन सख्त हो गया है। जैसे ही वैक्सीन आई है, वैक्सीन लगाने की दर भी जो है राजस्थान में उतनी बेहतर नहीं है। तो अब वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाने के लिए प्रशासन ने जो है अब सख्ती बरतना शुरू किया है। निजी हॉस्पिटल संचालकों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि वो वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाए, क्योंकि वैक्सीनेशन की दर निजी अस्पतालों में बहुत कम है। इसके अलावा तमाम सीएमएचओ को ये निर्देश दिए हैं कि कहीं भी वैक्सीन की कमी नहीं आने दी जाए। जो एनजीओ हैं, दूसरे संगठन हैं, उनको कैंप लगा करके वैक्सीनेशन की दर बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। ये प्रशासन ने व्यवस्था की है कि जब कोई अगर वैक्सीनेशन के लिए कहीं दिक्कत है, चूंकि जयपुर शहर में 20 लाख के आसपास ऐसे 45 साल से अधिक के युवा हैं जो 45 साल से अधिक के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिनको वैक्सीन लगनी है। इनकी संख्या 20 लाख है और दर अभी बहुत धीमी है। तो इसको लगाने में वर्तमान दर के हिसाब से लगभग 6 माह लगेंगे। तो यहाँ जिला कलेक्टर ने ये निर्देश दिए हैं कि 80 से 90 हजार
लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जाए ताकि इसके जो कोरोना वायरस से संक्रमण को रोका जा सके, लोगों में जागरूकता लाई जा सके। अभी भी प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई जारी है, लेकिन लोग जो है अभी तक वैक्सीन के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोगों में वैक्सीन को लेकर के कुछ सवाल हैं। ऐसा जो लोगों की दिमागी उपज है, तो इसमें निश्चित तौर पर ये लोगों की उपज ही उनको संकट में डाल रही है। उनको ही नहीं बल्कि उनके जो रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, उनके परिजन हैं, उनको भी ये संकट में डालने वाली बात है। सरकार ने, प्रशासन ने वैक्सीनेशन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई है, लेकिन लोग अभी तक वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को इस बात को समझना होगा कि वैक्सीनेशन के लिए तो आगे आए ही, साथ ही जो सावधानियां हैं वो बरतें। चंद्रशेखर, जोधपुर से क्या अपडेट है? वहां लोग क्या सोच रहे हैं? क्या उन्हें इस बात का ख्याल नहीं कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो फिर स्थिति कहीं ज्यादा भयावह हो सकती है? देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो स्थिति भयावह होती नज़र आ रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई जो सूची है उसके अनुसार जोधपुर शहर में 175 जो है कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें 12 मरीज जो है आईआईटी के हैं। कुल 56 मरीज जो है आईआईटी में चिन्हित किए जा चुके हैं और कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। जोधपुर शहर में किस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, इसका जो अंदाजा हम इस प्रकार लगा सकते हैं कि जो मार्च महीने के 17 दिन यानी कि 14 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में जो है 281 मरीज चिन्हित किए गए थे, लेकिन अप्रैल की बात करें तो 1 और 2 अप्रैल को 299 मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं। किस संक्रमण दर जो है किस तेज़ी से फैल रहा है, इस बात का अंदाज़ा शहर की जनता को लग जाना चाहिए और कहीं ना कहीं जो है अब लोगों को सावचेत हो जाना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जानी चाहिए। हालांकि प्रशासन भी अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, लगातार जो है चिकित्सा विभाग और जिला कलेक्टर लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं और इसके अलावा जो निजी चिकित्सालयों को लेकर जो जिस प्रकार से आदेश दिए उनकी भी संभावना तलाशी जा रही है, जो बेड्स है वो सुरक्षित किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से जो सरकार तैयारियां कर रही है उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे जाकर क्या स्थिति होने वाली है और लोग अगर नहीं संभले तो बहुत खराब। बिल्कुल चंद्रशेखर, हर चीज सरकार और प्रशासन के भरोसे नहीं, कुछ लोगों को भी सोचना होगा क्योंकि जिम्मेदारी लोगों की भी है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका, राकेश आपका भी बहुत शुक्रिया और शाकिर आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आपको कोटा से बता दें, जहां से बड़ी खबर यह है कि मुंबई एनसीबी की टीम कोटा पहुंच गई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई एनसीबी की टीम जो है वो कोटा पहुंच गई है। 3 सदस्यीय यह टीम है और पूछताछ करेगी दानिश चिकना से। यह बड़ी खबर आपको बता दें, दानिश चिकना जिसकी आज कोर्ट में पेशी भी है, उससे पहले बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि मुंबई की एनसीबी की जो टीम है वो पहुंच गई है कोटा और दानिश चिकना से पूछताछ करेगी मुंबई एनसीबी की टीम। तो मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जिसमें 3 सदस्य शामिल हैं वो कोटा पहुंच चुके हैं। पूछताछ करेंगे दानिश चिकना से। कल दानिश चिकना की कोटा में गिरफ्तारी हुई थी, आज कोर्ट में पेशी होनी है और उससे पहले बड़ी जानकारी यह है कि एनसीबी की टीम पहुंच गई है कोटा। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में खिलाड़ी बदहाल स्थिति में रहने को मजबूर हैं। स्टेडियम में स्पोर्ट्स हॉस्टल नहीं होने की वजह से बीकानेर समेत कई जिले से साइकिलिंग में अपने हुनर को निखारने के लिए आने वाले खिलाड़ियों को रहने के लिए वेलोड्रम के नीचे बने कमरे दिए गए हैं, जहां एक कमरे में 15 खिलाड़ी रहने को मजबूर हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी महेश दाधीच। मैं जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हूं, जहां पर कि खिलाड़ी रहते हैं। जी हाँ, ये कोई हॉस्टल नहीं है, ये साइकिलिंग वेलोड्रम की छत के नीचे बने हुए वो कमरे हैं जिसमें एक हॉल में
15 खिलाड़ी रहते हैं, यही उन्हें खाना बनाना है, यहीं रहना है, यहीं उन्हें अपनी महंगी साइकिलें रखनी है, उनकी मरम्मत करनी है और यहाँ से तैयार होकर के वेलोड्रम पर पहुँचना रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो खिलाड़ी हैं वो एक कमरे में 15 खिलाड़ी यहाँ पर रहते हैं और इन्हें एक हॉस्टल की जो दरकार है वो दूर दराज से होने के कारण यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन हॉस्टल जो है वो यहाँ पर है नहीं। लेकिन जो यहाँ कमरे हैं उनकी भी हालत जो है कमोबेश कोई बहुत अच्छी नहीं है। आप देखते हैं तो दरारें जो है वो इन कमरों में आई हुई है, क्योंकि साइकिलिंग वेलोड्रम की जो स्थिति है वो भी कुछ अच्छी नहीं है। तो इसी कारण से जो वेलोड्रम के नीचे बने हुए ये कमरे हैं उनमें भी इन्हीं दरारों में, इन्हीं जिस तरह से जो टूटे हुए हैं जिनको की मरम्मत की बहुत ज़रूरत है, वहीं पर खिलाड़ियों को रहना पड़ रहा है। साथ ही में खिलाड़ी खुद ही यहीं पर खाना बनाते हैं, यहीं पर रहते हैं और वो भी ये कि एक हॉल में यहाँ पर 15 खिलाड़ी जो है यहाँ रहने को मजबूर है। ख़ास तौर पर ये वो खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना नाम रोशन करते हैं और यहीं पर रह कर के अपनी तैयारी, अपना प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 10 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स हॉस्टल बनना है, लेकिन स्पोर्ट्स हॉस्टल की जो हालात हैं वो यहाँ पर सभी को पता है कि जब से उसका निर्माण चल रहा है तब से उसके बाद में कोई उसके काम को लेकर के गति देखने को नहीं मिली है। खिलाड़ी चाहते हैं कि इनका हॉस्टल बन जाए तो ऐसे में उनकी जो ये परेशानी है वो कई हद तक दूर हो सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। ऐसा नहीं है कि सरकार ने एसएमएस स्टेडियम में खिलाड़ियों की आवासीय सुविधा देने की कोशिश नहीं की है। इसके लिए 2017 में 10 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण शुरू किया गया, लेकिन लंबे वक्त से निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। इसको लेकर खेल मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि खिलाड़ियों की सुविधा के लिए जल्द ही हॉस्टल तैयार कराया जाएगा। इस जुलाई के अंदर ही दोनों स्पोर्ट्स स्कूल के सेशंस चालू होंगे। देखिए, काम होने में, बनने में, उसका एक स्ट्रक्चर बनने में कि खेल विभाग का स्पोर्ट्स स्कूल कैसे होगा, बच्चों का करिकुलम क्या होगा, किस तरह से उनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट की जाएगी, ये सब चीज़ों का अभी होमवर्क होना बाकी है। बेसिक होमवर्क हो चुका है, बाकी जब फील्ड में जाएंगे और बच्चों को ले आएंगे, जब स्कूल चालू होगा तो 2-4 साल में मुझे लगता है कि वो एक प्रॉपर रनिंग स्पोर्ट्स स्कूल हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स वगैरह भी आप तैयार कर? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो पूर्व में जो स्पोर्ट्समैन कॉम्प्लेक्स जिसका काम रुका हो उसको तुरंत